मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी उनका इंतजार कर रही थी, बस यहीं तक। अच्छा हाँ, बीच में इनकी पनडुब्बी ने एक ब्रिटिश तेल वाहक जहाज को डुबोया भी, बिल्कुल उसने बाकायदा टॉर्पीडो करके, और ये सब दृश्य देख रहे थे इनके सामने। बल्कि जिस तरह, जिस शांत मुद्रा में ये बैठे हुए थे, पूरे पनडुब्बी में एक्साइटमेंट का माहौल था। जो पनडुब्बी का कमांडर था उसने बाद में टिप्पणी की कि भाई युद्ध में किस तरह धीरज से और उससे काम लिया जाता है, वो सुभाष बोस से सीखिए। इनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था ये। तो बहरहाल इनको दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र किया गया, रबड़ की बोट से ये पनडुब्बी में गए। और इस बीच पनडुब्बी, ये जो जर्मन पनडुब्बी में थे, तो ये रात दिन में अंदर रहते थे पानी के, और रात में ऊपर आते। इनकी कई तस्वीरें हैं आबिद के साथ, जिसमें सिगरेट पी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर बैठ करके। हाँ। तो जब ये जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र हुए, तब इनकी जान में जान आई। वहाँ खाने वाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बल्कि भारतीय खाने की भी व्यवस्था की गई थी। फिर इनको पनडुब्बी से दक्षिण एशिया के एक स्थान पर ले जाया गया, वहाँ उन्होंने 2 दिन आराम किए। फिर इनको विमान से टोक्यो ले जाया गया। टोक्यो में इनको इम्पीरियल होटल में ठहराया गया, बहुत मशहूर होटल है, अभी भी है, टोक्यो का बहुत मशहूर होटल है। वहाँ ये ठहरे, और वहीं से उन्होंने पहली बार भारत के लोगों को रेडियो से संबोधित किया कि मैं इस समय जापान में हूँ। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता के लिए पहला अपीयरेंस था उनका, बिल्कुल, भागने के बाद। तो तकरीबन 1-1.5 साल का लंबा वक्त, जब हिंदुस्तानियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को। लेकिन सर, ये जापान तो पहुँच गए। फिर अब ये कहानी आती है आज़ाद हिंद फौज की। सबसे पहले तो ये दर्शकों को ये भी समझाना पड़ेगा, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से, कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस सिचुएशन में तो आज़ाद हिंद फौज की कहानी। देखिए, जब सिंगापुर पर जापान का नियंत्रण हो गया, तो करीब 60,000 ब्रिटिश सैनिकों से, उसमें ज़्यादातर भारतीय थे, हथियार डाले। उसमें से 40,000 लोग इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, जापान से समझौता हुआ कि जो भी भारतीय आत्मसमर्पण करेंगे उनको एक चॉइस दी जाएगी कि अगर आप आईएनए में भर्ती होना चाहें तो आप भर्ती हो सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए भर्ती हुए क्योंकि उस ज़माने में जापानी जेलों की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब 27% कैजुअलिटी रेट था। मतलब जितने कैद किए जाते थे 100 व्यक्ति, तो उसमें 27 मर जाते थे। इतनी ख़राब स्थिति थी, बहुत ख़राब खाना मिलता था, बहुत ख़राब स्थिति थी। तो 40,000 तो लोगों को लगा कि ऐसी मौत से तो अच्छा है कि लड़ लें। और देशभक्ति की भावना भी थी। और इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूट भी हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग जिन्होंने हथियार डाले वही शामिल हुए। वहाँ दक्षिण एशिया से 5-6 हज़ार लोग डायरेक्ट रिक्रूट भी हुए। और वहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। और वहाँ जो साउथ एशिया का जापानी कमांडर था, उसने उनको बताया कि हम भारत को आज़ाद करने की योजना रखते हैं और भारत पर हमला करने वाले। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भारत जाएंगे तो आईएनए के सैनिक सबसे ऊपर रहेंगे, यानी उनको सबसे आगे रखा जाएगा। और वहीं पर उन्होंने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। और इस सरकार को 8 देशों ने मान्यता दी। बिल्कुल। और उसमें आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको एक बधाई का संदेश भी भेजा। और झंडा, कांग्रेस का जो झंडा हुआ करता था तिरंगा, उसमें से चरखा हटाकर एक कुलाचे मारता हुआ चीता वो रखा गया। और उसकी प्रेरणा उन्हें टीपू सुल्तान से मिलती थी। तो ये वो रहा। और कलकत्ता पर उन्होंने बमबारी करने की योजना बनाई। पहले एक बार कर चुके थे, लेकिन इनके रहते हुए जापान ने तय किया कि कलकत्ता को बॉम्ब किया जाएगा। तो इन्होंने उसका घोर विरोध किया कि नहीं, कलकत्ता को आपको बॉम्ब नहीं करना है। लेकिन 1944 आते आते जापानी अधिकारियों और आईएनए के सैनिकों के बीच मतभेद
पैदा होने शुरू हो गए, उनमें दूरी बढ़ने लगी। जापान एक तो बैकफुट पर था और इनको वो वाले मिशन दिए जा रहे थे जो मुश्किल मिशन थे। मतलब आसान मिशन तो खुद जापानी कर रहे थे, मुश्किल मिशन में इनको आगे कर रहे थे। तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी और आखिरकार शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये सर आई कैसे, ये कैसे एंटर हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ? लेकिन नॉर्थ ईस्ट में शुरू में जैसा कि तय था कोहिमा, मणिपुर, इसमें ये लोग आगे आगे रहेंगे बर्मा के रास्ते, और बर्मा के रास्ते, और मतलब सफलता मिली भी इनको। लेकिन फिर जो जिसे कहते हैं फाइट बैक अंग्रेजी सेना ने किया, जिसकी वजह से इनको सेटबैक होने लगे और तमाम एक तरह से बाजी पलट गई, जो कि बाजी एक्सिस पावर के हाथ में थी 42 के शुरू में, और 44 आते आते बाजी पलटनी शुरू हो गई। अमेरिका का टिल्ट हो गया पूरी तरह से उनकी तरफ। तो ये फिर बैकफुट पर आ गए और इनको फिर वहाँ से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मतलब अगर ये जापान का अपर हैंड रहता उस विश्व युद्ध में, क्योंकि जापान की हार एक तरीके से आईएनए की नाकामी की वजह बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जापान को जब सेटबैक होने शुरू हो गए तो फिर आईएनए का भी प्रदर्शन, जो कि शुरू में बहुत अच्छा था, धीरे धीरे फिर उन्होंने भी एक तरह से पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि वो दिन था 15 अगस्त, और कई बहुत, बल्कि एक विवरण है कि करीब 6,000 सैनिक एक मिशन पर गए थे, और जब वो लौटे तो सिर्फ 2,000 बचे थे। और खाने की स्थिति ये थी कि मरे हुए घोड़ों के शव को जानवर खाकर उनको जीवित रहना पड़ रहा था। तमाम बारिश थी, कीचड़ों में चल रहे थे, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो ये सब दिक्कतें थीं।